गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का पूरी सोल्व करने के लिए जा रहे हैं बच्चों। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तो उसे बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए कहा जा रहा है। यानी बच्चों ये हमारा दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से बच्चों हल करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें यही वज्र गुणन विधि में बच्चों ध्यान देना है केवल कि पूरी की पूरी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारा एक तरफ होनी चाहिए। अचर RH इसमें बच्चों शून्य के बराबर होनी चाहिए। इसमें भी बच्चों देखा जा रहा है कि RH इसमें शून्य के बराबर नहीं है, इसको इस पक्ष में बच्चों फेंकेंगे, यही मालूम ध्यान देना है। वज्र गुणन विधि में मेन पॉइंट है कि हमारा RH इस तरफ बच्चों हमारा शून्य दिखाई देनी चाहिए, जीरो मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों शून्य मालूम नहीं है, शून्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसे शून्य के रूप में बच्चों वर्णित करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों है ना, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण तो है। सबसे पहले ये पता लगाते हैं क्या इसका अद्वितीय हल है, क्या इसका कोई हल नहीं है, क्या इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा रहा है। तो इसके लिए A1 का मान 1, B1 का मान -3, C1 का मान -3, A2 का मान 3, B2 -9, C2 -2, A1 B1 C1, A2 B2 C2। फिर बच्चों A1 बटा A2 1 बटा 3, B1 बटा B2 -3 बटा माइनस माइनस 3 दिया 9, 1 बटा 3। फिर बच्चों C1 बटा C2 -3 बटा 3 बटा 2। यहाँ पर बच्चों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ गया। यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ गया। तो बच्चों जब ऐसी स्थिति ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसा जब बच्चों होता है इसका कोई हल नहीं होते। जब कोई हल नहीं होता है तो उसी वज्र गुणन विधि से बच्चों निकालना नहीं है। वज्र गुणन विधि से बच्चों उसको निकालना है जिसका हल होता है, जिसका हल अद्वितीय हल होते हैं। यानी अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल कहने का मतलब उसका शर्त A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होना चाहिए। तो बच्चों फिर नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ये प्रश्न जो है ये बताएं, फिर वही बात कि किसका हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से बच्चों अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले तो अगर अद्वितीय हल है तो बच्चों कह रहा है यहाँ पर किसी वज्र गुणन विधि से हल करें। कब? जब अद्वितीय हल है तब। तो इसलिए बच्चों इसी सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं। इस चीज के लिए 2x + y = 5 अगर अद्वितीय हल होंगे तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बच्चों अचर राशि हमारा एक तरफ होनी चाहिए, दूसरी तरफ बच्चों 0 होनी चाहिए। यानी पूरी वैल्यू एक पक्ष में 2x + y - 5 = 0। समीकरण बच्चों हमारा है 3x + 2y = 8 को बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया, 2x + 3x + 2y - 8 = 0। बच्चों समीकरण हमारा तो हो गया। अब बच्चों इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों A1 का मान 2, B1 का मान 1, C1 का मान -1, A2 का मान 3, B2 का मान 2, C2 का मान -8। बच्चों A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो बच्चों अब A1 बटा A2 का 2 बटा 3, B1 बटा B2 बच्चों 1 बटा 2। तो देखा गया दोनों बच्चों आपस में समान नहीं है। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसलिए इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा। क्यों भाई? क्योंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 जब होते हैं ना बच्चों तब उसके अद्वितीय हल होते हैं। कहने का मतलब केवल एक हल होते हैं। तो फिर बच्चों इसी वज्र गुणन विधि से बच्चों हल करने के लिए कह रहा है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए कंडीशन होता है x बटा BC माइनस BC बराबर y बटा x। कहने का मतलब x के गुणांक को बच्चों a कहते हैं तो a इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर y के गुणांक को बच्चों b कहते हैं तो हमारा b शामिल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर ये देखा जाता है ये जो भागता है ना बच्चों ये चक्रीय क्रम में भागता है। तो a नहीं तो b से स्टार्ट हुआ BC माइनस BC। यहां बच्चों b नहीं होनी चाहिए तो b के बाद कौन आएगा c, तो CA माइनस CA होगा। 1 बटा अब 1 कहने का मतलब यानी अचर पद यानी बच्चों c, तो c नहीं होनी चाहिए। तो c के बाद फिर बच्चों क्या आएगा a, तो AB माइनस AB, AB माइनस AB।
यानी ए नहीं तो बी सी माइनस बी सी, बी नहीं तो बी के बाद सी, सी ए माइनस सी ए, अब इसमें सी यानी सी नहीं तो सी के बाद फिर पुनः बच्चों ए आएंगे तो ए बी माइनस ए बी आ गया। अब इसी को 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 से बच्चों इसे हम लोगों ने भर दिया। अब बच्चों x बटा b1 का मान बच्चों 1, c2 का मान बच्चों -8, b2 का मान 2, c1 का मान बच्चों -5, y बटा c1 का मान बच्चों -5 और a2 का मान बच्चों 3, c2 का मान -8, a1 का मान बच्चों 2, 1 बटा a1 का मान 2 और b2 का मान 2, a2 का मान 3, b1 का मान। अब इस पर बच्चों रखकर हम लोग क्रिया कर देंगे। x बटा -8 प्लस 5 दूनी 10, 22 बटा 5 या 15 प्लस 8 दूनी 16, 1 बटा 4 माइनस 3, तो बच्चों x बटा 10 में से 8 गया तो बच्चों 2 बचेगा, 22 बटा 15 में 16 गया तो 1 बचेगा, 1 बटा 1 तो बच्चों x बटा 2 बराबर 1 या 22 बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो बच्चों क्रॉस गुना तो x बराबर 2 और y बराबर बच्चों 1, तो x का मान 2 और y का मान बच्चों, यही जो है ना बच्चों ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो कहीं पर भी इस प्रकार की कंडीशन जब बच्चों यदि होते हैं ना, जब आपको अगर अद्वितीय हल है और फिर उसके बाद जब बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए कहा जाता है तो इस तरह से इसमें यही मेन मोटो है, मेन लक्ष्य है बच्चों कि इसमें x का नीचे आपको x का गुणांक a होता है तो a नहीं होनी चाहिए, a जब नहीं है तो a के बाद b आता है और b के बाद फिर बच्चों जब c आता है, इसलिए bc माइनस bc यदि लिखा गया। फिर यहाँ पर बच्चों y का गुणांक को b कहते हैं तो फिर जब बच्चों b है तो नीचे b नहीं होनी चाहिए, तो b के बाद कौन आता है c, तो c के बाद फिर a, तो ca माइनस ca बच्चों लिख दिया गया। फिर यहाँ पर एक में बच्चों ये अचर पद कहने का मतलब c, तो c नहीं तो c के बाद a b माइनस ab, फिर वहीं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 से बच्चों यहाँ पर प्रत्येक कॉलम को हम लोगों ने भर दिया। भर देने के बाद फिर बच्चों इस ढंग से हम लोग काम करके बच्चों हम लोगों ने सोल्व कर लिया, यही बच्चों हमारी मान हो जाएगा। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 20, इसी बच्चों वज्र गुणन विधि से भी हल करना है। कब? जब इसका अद्वितीय हल हो। तो इस चीज को पहले पता लगाते हैं इसका अद्वितीय हल हुआ कि नहीं, तो कैसा हल होगा। तो इस चीज को पता लगाने के लिए बच्चों c को उठाकर बच्चों हम लोग ने इस तरह बच्चों फेंक दिया, अचर पद को उस तरफ उठा के आइए RHS में बच्चों क्या रखा गया तो 0 रखा गया, 20 को उठाकर उस तरफ बच्चों -20 आ गया, 6x माइनस 10y 40 को उठा के बच्चों उस तरफ फेंक दिया गया -40। अब इसके बाद फिर बच्चों क्या करते हैं a1 b1 c1, तो बच्चों a1 का मान 3, b1 -5 c1 -5, a2 का 6, b2 का मान -10, c2 का मान -40। तो फिर बच्चों अब a1 बटा a2 निकालो, 3 बटा 6 3 दूनी 6 बराबर 1, b1 बटा b2 -5 बटा -10 5 दूनी 10 बराबर 1 बटा, फिर बच्चों c1 बटा c2 -20 बटा -40 विदुनी 40 बराबर 1 बटा। बच्चों देखा गया यहाँ पर तीनों का तीनों आपस में बच्चों क्या आ गए बराबर आ गए, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो जब बच्चों तीनों के तीनों आपस में समान आ जाए बराबर आ जाए तो इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से बच्चों कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों का तीनों वैल्यू जो है ना बच्चों ये आपस में समान आ गया, बराबर हो गया a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। जब ये तीनों का तीनों वैल्यू बच्चों जब आपस में समान हो जाए बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति ऐसी कंडीशन में इसके अपरिमित रूप से बच्चों अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। कब? जब बच्चों तीनों का तीनों आपस में जब समान हो जाते हैं तब बच्चों जो है, तो इसे वज्र गुणन विधि से हल करने की जरूरत बच्चों नहीं है, क्योंकि वज्र गुणन विधि से हल कब किए जाते हैं जब उसका अद्वितीय हल होंगे और इसका तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया, कोई हल नहीं होगा तो फिर भी वज्र गुणन विधि से बच्चों नहीं निकालेंगे। यहाँ पर कह रहा है वैश्विक निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करने जिसका अपरिमित जिसका केवल अद्वितीय हल हो। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों इसमें भी वही बात हम लोग देखते हैं, क्या इसका कैसा हल होगा। इसके लिए गुणांकों को बच्चों हम लोग देखते हैं, a1 का मान 1, b1 -3 c1 -3, a2 बच्चों 3, b2 -3 c2 का मान -5। तो बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 और c2 बच्चों मालूम हो गया। अब इसके बाद जो है a1 बटा a2 तो बच्चों 1 बटा 3,
b1 बटा b2 माइनस 3 बटा माइनस 3 कट गया तो बच्चों 1 आ गया। तो देखा गया a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसलिए इसका केवल इसका अद्वितीय हल, इसका अद्वितीय हल होगा। इसलिए इसका बच्चों अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल एक हल होगा। तो जब बच्चों केवल एक हल होंगे तो इसे वज्र गुणन विधि से बच्चों अब हम लोग हल करते हैं। तो वज्र गुणन विधि x बटा bc माइनस bc, y बटा तो b के बाद बच्चों क्या होंगे, b नहीं, इसमें a नहीं है तो b होगा, b नहीं है तो c होगा, तो ca माइनस ca, और 1 बटा c में c नहीं होगा तो ab माइनस ab। तो बच्चों 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 से बच्चों यहाँ पर हम लोग ने भर दिया x बटा bc। तो बच्चों b, तो b1 का मान -3, c2 का मान -15, b2 का मान बच्चों -3, c1 का मान बच्चों -7, y बटा c1 का मान -7, a2 का मान बच्चों 3, c2 का मान -15, a1 का मान 1, o1 बटा a1 का मान 1, b2 का मान बच्चों -3, a2 का मान 3, b1 का मान -3। अब यहाँ पर बच्चों x बटा माइनस गुने माइनस प्लस 15 या 45, बच्चों यहाँ माइनस हमारा 3 को है तो माइनस का चिन्ह, तो 7 या 21, y बटा 21 प्लस 15, 1 बटा -3 प्लस 3 या 9। तो बच्चों x बटा 45 में से बच्चों 21 गया तो बच्चों हमारा 24, y बटा 21 में से 15 गया तो बच्चों -6, 1 9 में से 3 गया तो 6। यहाँ पर x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, फिर बच्चों y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, तो 24 क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 4, 6 6 कट गया तो y बराबर बच्चों -1, यानी x का मान 4 और y का वैल्यू बच्चों -1। तो कहीं पर भी जब बच्चों वज्र गुणन विधि से जब हल करने के लिए कहता है ना, तो इस ढंग से, इस तरह से बच्चों जो है हमारा बनाया जाता है। x बटा bc माइनस bc, y बटा ca माइनस ca, 1 बटा ab माइनस ab, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 से बच्चों जो है ना रख कर बच्चों भर दिया, भर कर बच्चों एक ढंग से काम करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो है ना हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, ये दो समीकरण, ये दो जब बच्चों हमारा समीकरण दिया हुआ है, तब ये दो समीकरण में बच्चों अब ये पता लगाने के लिए कह रहा है, हमारा ये मालूम करने के लिए कह रहा है कि अब इसे हमें a और b का मान निकालें। कब? जब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल। बच्चों a और b का मान ज्ञात करने के लिए कहता है कब? जब इसका अपरिमित रूप से, जब बच्चों अपरिमित रूप से जो है ना बच्चों अनेक हल होंगे, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है, मालूम करने के लिए कह रहा है। तो जब बच्चों इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी तो जाकर बच्चों a और b का मान पता लगाने के लिए कहता है। तो इसके लिए बच्चों क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तीनों के तीनों बच्चों जो है ना आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे, तब जाकर बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो बच्चों दिया गया जो हमारा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7 को बच्चों इस तरह बच्चों फेंक दिया हम लोगों ने, -7 बराबर 0 समीकरण। फिर बच्चों a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। फिर बच्चों a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई -3a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। ये बच्चों हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें a1 का मान बच्चों 2, b1 का मान 3, c1 का मान -a2 का मान a माइनस बी, b2 का मान a प्लस बी, c2 का मान -3a माइनस बी प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पर जो समीकरण था ना, ये बच्चों समीकरण हमारा हो गया। a1 समीकरण 1 से बच्चों सब a b c ज्ञात कर लिया, समीकरण 2 से बच्चों a b c ज्ञात कर लिया। अभी ये जब बच्चों मालूम हो गया ना, तो चूंकि इस निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, इस निकाय का बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। a1 का मान बच्चों 2, a2 का मान a माइनस बी, b1 3, b2 a प्लस बी, c1 -7, c2 बच्चों -3a माइनस बी प्लस बी। अब बच्चों क्या करते हैं, ये जब बच्चों हमारा जब आपस में बराबर आ गया, समान आ गया, तो ये दोनों को बच्चों आपस में बराबर करते हैं, इसलिए 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। क्रॉस गुना करेंगे 3 इंटू a माइनस बी बराबर 2 इंटू a प्लस बी, 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b। अब 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। 3a में से 2a गया था 1, 3 2 5b बराबर 0।
समीकरण बच्चों क्या हो गया, 1 2 तो है ये है, इसको समीकरण बच्चों हम लोग ने 3 मान लिया। अब इसको फिर बच्चों फिर पुनः क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये दोनों को बच्चों बराबर किया था, अब ये जो है ये दोनों को बराबर कर लेते हैं या ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, किसी को भी बराबर करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी रखकर बच्चों कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो 2 बटा a माइनस बी बराबर माइनस c1 बटा माइनस 3a माइनस b प्लस 2 आ गया। अब क्रॉस बच्चों गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस 7a प्लस 7b 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6a माइनस 2b प्लस 2 दूनी 4 माइनस 7a प्लस 7b प्लस 6a प्लस 2b बराबर 0। 7a में से 6 गया तो माइनस 1 7 और 9b बराबर 4, समीकरण बच्चों 4 हो गए। अब यहाँ पर ये समीकरण 3 और 4 ये दोनों को बच्चों सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए ये प्लस ए है ये माइनस ए है, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को बच्चों जब जोड़ देंगे ना तो ए हमारा कट जाएगा। तो बच्चों समीकरण 3 जोड़ 4 ए 3 और 4 को जोड़ दिया, a माइनस 5b बराबर 0 माइनस a प्लस 9b बराबर 4, तो a और ये कट गया, 9b में से 5b लिया 4b बराबर 4, b बराबर 4 बटा 4 4 4 कट गया बराबर 1 आ गया। तो यानी b का जो वैल्यू आया ना बच्चों, b का मान जो आया ना वो हमारा 1 आ गया। अब समीकरण 3 में b का मान रखने पर तो बच्चों a माइनस 5 b का मान कितना आया 1 बराबर 0, a माइनस 5 बराबर 0, a बराबर बच्चों कितना आ गया 5, इसलिए a का मान 5 और b का मान बच्चों कितना आ गया 1, यही a का मान और b का मान बच्चों आ गया। प्रश्न दिए हुए हैं इसमें कहता है कि a का मान ज्ञात करें जब इसका कोई हल ना हो। तो जब इस प्रकार के प्रश्न बच्चों दिए हुए रहते हैं तो 3x प्लस y बराबर ये आपकी इच्छा, जब बच्चों प्रश्न गुणन विधि से हल करने के लिए कहता है तब अचर राशि जो है इस पक्ष में होनी चाहिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, इधर भी रहेगा तो भी काम चलेगा बच्चों। इस समीकरण एक हो गया, फिर हमारा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 बच्चों समीकरण हो गया। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता लगाते हैं। तो बच्चों a1 का मान 3, b1 का मान 1, c1 का मान a2 2k माइनस 1 b2 k माइनस 1 c2 बच्चों 2k प्लस 1, a1 b1 c1 निकल गया, a2 b2 c2 निकल गया। बच्चों कहता है k का मान निकाले जब इसका कोई हल, तो बच्चों चूंकि इसका कोई हल ना हो, जब कोई हल ना हो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इससे बच्चों कोई मतलब नहीं रहता है। जब कोई हल ना कहे ना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 से मतलब रहता है। तो 3 बटा 2k माइनस 1 1 बटा k माइनस 1, अब बच्चों क्या करेंगे हम क्रॉस गुना करेंगे, 3 इंटू के माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1, 3 से गुना कर दिया 3k माइनस 3 2k माइनस 1, बच्चों हमारा चल राशि एक तरफ 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, 3k में से 2k गया k, 3 में से गया 2, तो बच्चों k का मान k का वैल्यू बच्चों कितना है, यहाँ कह रहा है k का मान निकालें जब बच्चों कोई हल ना होगा तो उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, तो वही a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 से मतलब होता है, तब बच्चों जब इसका कोई हल ना होगा तब। तो जब बच्चों कोई हल नहीं होता है तो वैसी स्थिति वैसी कंडीशन में बच्चों हम लोग वही a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 से मतलब होता है और उस पर रखकर बच्चों जो है ना हम लोग काम करते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों हमारा कह रहा है कि 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4 है, तो बच्चों इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें और वज्र गुणन विधि से हल करें और ये बताएं कि ये दोनों में कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों हम लोग बनाएंगे और बनाने में जिसमें समय कम लगे, गलती होने की चांस कम होती है, या जो स्टूडेंट को सबसे आसान से बनता है जो आता है तो वो स्टूडेंट के लिए बच्चों बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए ये दोनों में बेस्ट कौन होंगे और वो स्टूडेंट के मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका लगता है तो वो आपके लिए बच्चों बेस्ट होगी। ये कहना उचित नहीं होगा कि प्रतिस्थापन विधि ही बेस्ट है या वज्र गुणन विधि ही बेस्ट है, और वो आपको जो आसान हो जाएगा, जो आपको सुविधा होंगी, जो आपको आता है और वो विधि बच्चों आसान होगी। अब यहाँ पर हमारा 8x प्लस 5y बराबर बच्चों समीकरण लिख लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 2। तब समीकरण 1 या 2 से समीकरण 1 से बच्चों 8x प्लस 5y बराबर, समीकरण 1 से बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना कि या तो x बराबर या तो y बराबर बच्चों मान को हम लोग याद कर लेते हैं, और जो मान आता है ना उसके मान को नेक्स्ट समीकरण में बच्चों रखकर क्रिया कर देते हैं। तो समीकरण 1 से 8x बराबर 9 माइनस 5y या x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8 बच्चों समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर बच्चों 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x की जगह पर 9 माइनस 5y बटा 8, 2y बराबर बच्चों 4,
3 से गुना कर दिया, 9 तिया 27, 5 तिया 15y बटा 8 प्लस 2y बराबर बच्चों वटा के रूप में, भिन्न के रूप में। तो बच्चों इसके लिए अब हम लोग हरों का लसा लेते हैं। 8 से 8 कट गया, 27 माइनस 15y, 8 दूनी 16y बराबर 4 बच्चों। तब 27 माइनस एगो प्लस, तब बच्चों घट जाएगा, 16 में से 15 गया था 1, 27 प्लस y बराबर 8 32। तब y बराबर बच्चों 32 माइनस 27, 32 में से 27 गया तो बच्चों कितना आ गया 5। तो यहाँ पर जो हमारी जो वैल्यू है y का मान बच्चों हमारा 5 आ गया। अब ये जो y का मान जो आया, इस y के मान को बच्चों समीकरण 1 में या 2 में या 3 में y का मान रखने पर, तो बच्चों x बराबर 8 माइनस 5y बटा 8 माइनस 5 y का मान बच्चों 5, 8 माइनस 25 बटा 8। अब यहाँ पर y का जो वैल्यू जो आया ना बच्चों, तब यहाँ पर 25 में से बच्चों हमारा कहीं गलती तो नहीं होगा, तो बच्चों यहाँ पर y का जो वैल्यू, y का जो मान आ गया वो बच्चों हमारी 5 आ गई। अब यहाँ पर हम लोग जो समीकरण 3 में 9 है, 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y 9 हो गया। अब 25 में से 9 गया तो बच्चों 16 माइनस 16 बटा 8 दूनी 16 बच्चों माइनस 2 आ गया। तो y का मान 5 और x का मान बच्चों कितना आ गया माइनस, x का मान -2 और y का मान बच्चों 5 आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारी जो बच्चों वैल्यू आया ना, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से बच्चों ये हमारा हल आया। अब इसके बाद इसे वज्र गुणन विधि से भी बच्चों हल करके देखने के लिए कह रहा है। तो इसे वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए 8x प्लस 5y बराबर वज्र गुणन विधि से हल, वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बच्चों 8x प्लस 5y बराबर 9, तो 9 को बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया, -9 बराबर 0 समीकरण है। फिर बच्चों 3x प्लस 2y बराबर 4, 4 को बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया, -4y बराबर 0 समीकरण। अब इसमें बच्चों क्यों चर राशि को भी, अचर राशि को भी बच्चों चर राशि तरफ क्यों फेंका, क्योंकि वज्र गुणन विधि से जो सूत्र होता है ना, उसमें RH में बच्चों हमारा 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर a1 का मान 8 तो है, a1 का मान 8, b1 का मान 5, c1 का मान -9, a2 3, b2 2, c2 बच्चों -4। तब यहाँ पर x बटा bc माइनस bc, y बटा ca माइनस ca, 1 बटा ab माइनस ab, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इससे बच्चों हम लोग ने क्या कर लिया, भर लिया। अब बच्चों b1 का मान 5, c2 का मान -4, b2 का मान 2, c1 का मान -9, y बटा c1 -9, a2 का मान 3, c2 का मान -4, a1 का मान 8। फिर बच्चों 1 बटा a1 का मान 8, b2 का मान 2, a2 का मान 3, b1 का मान 5। बच्चों रख कर क्या करेंगे, x बटा 520 प्लस 9 दूनी 18, y बटा 9 तिया 27 प्लस 832, 1 बटा 16 माइनस 15। बच्चों x बटा 20 में से 18 गया -2, y 5 आ गया, 1 बटा 1 आ गया। बच्चों x बटा -2 बराबर 1, y बटा 5 बराबर 1, x का मान -2, y का मान बच्चों 5। इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5, यही बच्चों हमारा। बेस्ट की बात ये दोनों में आया, तो बेस्ट बच्चों वो आपके लिए, आपको डिपेंड करता है कि इसमें कौन बेस्ट होंगे, जो आपको बनाने के लिए आता है वही आपके लिए बच्चों बेस्ट है। ऐसे तो हमसे प्रश्न विचार में पूछा जाए तो बच्चों यदि ये सूत्र याद है ना, और सूत्र में भी बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ऊपरे x का मतलब a तो नीचे a नहीं होनी चाहिए, y के मतलब b, ऊपरे बच्चों b है तो नीचे b नहीं होनी चाहिए, c तो बच्चों c ऊपरे है तो नीचे c नहीं होनी चाहिए। तो a नहीं है, a b c लिखा, a खत्म हो गया तो bc माइनस bc। फिर यहाँ पर बच्चों a b c लिखा, अब यहाँ पर लिखने की बारी आया तो ये चक्रीय क्रम में घूमता है, b से स्टार्ट हुआ तो b के बाद बच्चों फिर c आएंगे, c यहाँ आया तो c के बाद फिर बच्चों a आएंगे। यही लिखाकर 1 2 2 1 1 2 2 1 से बच्चों भर देना है। तो यही इसी से वज्र गुणन विधि, फिर वैल्यू को रखकर बच्चों क्रिया किया जाता है, जो कि समझिए ये सारा चीज से बच्चों ये आसान है, क्योंकि गुणांक a1 b1 c1 a2 b2 c2 बच्चों रख दिया, फिर ये सूत्र लगाया गया। अब ये सूत्र लगाने के बाद बच्चों मान को रखकर हम लोगों ने क्रिया किया, तो बच्चों इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो जा रहा है। बच्चों कह रहे हैं यहाँ पर हमारा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। व्यय कहने का मतलब बच्चों खर्च, जिसमें छात्रावास में रहने का 2 प्रकार के खर्च है, एक बच्चों रहने का खर्च और एक भोजन का खर्च। तो बच्चों रहने का जो खर्च है ना वो बच्चों मासिक लगता है, मासिक कहने का मतलब 1 महीना, कहने का मतलब 30 दिन का किराया फिक्स है। लेकिन एक किराया बच्चों भोजन पर लगता है और वो डेली के हिसाब से लगता है।
प्रतिदिन के हिसाब से लगते हैं। तो इसलिए खर्च यहाँ पर व्यय जो हो गया ना बच्चों, ये दो प्रकार के हो, एक मासिक और एक डेली के हिसाब से। तो बच्चों कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। तो बच्चों हम लोग ने मान लिया, माना कि छात्रावास का मासिक नियत व्यय बच्चों हमारा 100 रुपया, प्रतिदिन भोजन का व्यय बच्चों हमारा 22। छात्रावास का जो मासिक व्यय है, छात्रावास का जो बच्चों हमारा मासिक व्यय है यानी जो मंथली है, वो बच्चों हमारा 100 रुपया लगता है। और प्रतिदिन भोजन का जो बच्चों खर्च है वो बच्चों हमारा 22 रुपया बच्चों लगता है। तो प्रश्न में बच्चों क्या कह रहे हैं, छात्र आके कितनी दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया लगता है बच्चों। एक तो रहने का तो बच्चों खर्च 100 रुपया हो गया, एक दिन भोजन करता है तो 22 रुपया, तो 20 दिन भोजन करेगा तो 20 बाई, तो बच्चों 1 प्लस 20 बाई के रुपया तो 1000। समीकरण बच्चों हमारा एक हो गया। तो फिर पुनः यानी एक को जो 20 दिन भोजन करता है बच्चों 1000 रुपया लगता है, यानी 1 प्लस 20 बाई बराबर बच्चों हमारा 1000। अब उसके बाद फिर बच्चों कहता है जबकि बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपया लगता है, यानी 1 प्लस 26 दिन तक 26 बाई बराबर 1180। तो बच्चों अब हमारा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर ये जो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण तैयार हुए ना, अब ये दोनों समीकरण को बच्चों अब जो है हम लोग हल करेंगे। क्योंकि एक दिन भोजन करता है तो 20 रुपया, तो 20 रुपया, तो 22 दिन जो है आपका एक दिन भोजन करता है तो बच्चों 22 रुपया, तो 20 दिन भोजन करेगा तो कितना 20 रुपया, सीधे गुना हो जाएंगे। और रहने का खर्च x, क्योंकि 20 दिन से कम है, 20 दिन से कम 30 दिन से कम, तो 30 दिन से कम बच्चों यानी 1 महीना, और 1 महीना का फिक्स है कि वो बच्चों 100 रुपया लेता है। तब ये दोनों को हल करेंगे। समीकरण 1 घटा 1 प्लस 20 वाई बराबर 1000, 1 प्लस 26 वाई बराबर 1180, माइनस 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 1 से 1 कट गया, माइनस 6 वाई बराबर माइनस 180 बच्चों, वाई बराबर माइनस 180 बटा माइनस छोटिया 18, वाई का वैल्यू, वाई का मान बच्चों हमारा 30 आ गया। अब वाई का जो मान आया ना 30, अब इस वाई के मान को बच्चों अब समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर तो बच्चों 1 प्लस 20 वाई बराबर 1000, 1 प्लस 20 वाई की जगह पर 30 बराबर 1000 बच्चों, x बराबर 1000 माइनस 3 दूनी 600, तो बच्चों x बराबर हमारा कितना आ गया 400। तो बच्चों x किसको माने हैं, मासिक नियत व्यय, इसलिए मासिक नियत व्यय बच्चों 400 रुपया। तो प्रतिदिन भोजन का व्यय बच्चों हमारा के रुपया 30, यानी प्रतिदिन एक दिन भोजन करता है ना बच्चों तो उसको 30 रुपया लगता है। तो वही प्रतिदिन भोजन का खर्च हमारा 30 रुपया है, और मासिक नियत व्यय जो है ना बच्चों वो हमारा 400 रुपया है। तो इस ढंग से बच्चों बनाए जाते हैं। प्रश्न बच्चों हमारा जो है भिन्न वाले हिसाब कहा जा रहा है। तो भिन्न वाली संख्याएं बच्चों बटा के रूप में दिखाई देती है, जिसमें ऊपर वाला को बच्चों हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को बच्चों हम लोग हल करते हैं। तो भिन्न की बात कहीं पर भी आया ना तो उसके लिए बच्चों हम लोग मानेंगे कि माना कि भिन्न बराबर हमारा x बटा वाई, तो जिसमें ऊपर अंश और नीचे बच्चों हमारा हल। इसके लिए मान लिया हम लोग ने कि माना कि भिन्न बराबर बच्चों हमारा x बटा वाई। मान लिया हम लोग ने कि माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई, तो बच्चों x बटा वाई तो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश बच्चों कहा जाता है ऊपर वाला को, जब अंश से 1 घटा देते हैं ना तो बच्चों वह 1/4 हो जाता है। तो बराबर 1/4 हमारा हो गया, क्रॉस गुना कर दिया, 4x माइनस 4 बराबर वाई को इस पक्ष में फेंक दिया, 4x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण बच्चों हमारा एक आ गया। फिर उसके बाद बच्चों कह रहा है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न बच्चों x बटा वाई, हर में 8 जोड़ दिया तो वह 1/4 हो जाता है, तो बराबर 1/4। क्रॉस गुना करेंगे, 4x बराबर वाई प्लस 8, वाई को बच्चों इस पक्ष में फेंकेंगे तो बराबर 8। अब ये समीकरण बच्चों हो गए। अंश में 1 घटा दिया ना तो बच्चों वह 1/3 हो जाता है, तो बराबर 1/3। ठीक से गुना होगी 3x माइनस 3 बराबर वाई, तो बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 3 आएंगे।
अभी यहाँ पर बच्चों हमारा जो है ना, ये हर में 8 जोड़ दिया तो वो बच्चों 1/4 क्रॉस गुना हो गया। अभी यहाँ पर बच्चों क्या कर देखते हैं, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण को बच्चों अब हम लोग हल करते हैं। हल करने में यहाँ पर -y है, यहाँ पर भी बच्चों हमारा -y है, तो इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों हम लोग ने घटा दिया। 3x - y बराबर 4x - y बराबर प्लस द माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बाई बाई बच्चों कट गया, -x बराबर -y, x बराबर बच्चों हमारा 5 आ गया। तब यहाँ पर ये जो x के मान आए ना, इस x के मान को बच्चों समीकरण 1 में अब हम लोग रख देते हैं। तो 1 में x का मान रखने पर तो 3x - y बराबर 3 गुने 5 माइनस y बराबर 3। तो बच्चों x का मान 5 आया ना, तो x की जगह पर बच्चों 5 हम लोगों ने रख दिया। 5 दिया 15 माइनस y बराबर 3, माइनस y 3 माइनस 15 माइनस y बराबर -12 माइनस माइनस प्लस y बराबर बच्चों 12 आ गया। तो इसलिए भिन्न बराबर हमारा x बटा y, x का मान 5 और y का मान 12। तो कहीं पर भी जब बच्चों भिन्न की बात यदि आते हैं ना, तो वहीं अंश और हर से बच्चों बनाया जाता है और उसमें x और y का मान निकालकर फिर बच्चों उसकी जगह पर वैल्यू को रखा जाता है। प्रश्न संख्या हमारा जो है ना, ये आपको कहता है चौथा का तीसरा में कि यश नाम का कोई एक लड़का है जो टेस्ट देता है और वह 40 अंक अर्जित करता है। कितना अंक अर्जित करता है? 40 अंक अर्जित करता है, यानी बच्चों को 40 नंबर बच्चों जो है ना उसको आता है। नंबर कुल कितने आते हैं? 40। कब? जब कोई एग्जाम देता है तो उसमें 40 नंबर आता है और प्रत्येक प्रश्न जब बनाएगा तो बच्चों सही बनेंगे या तो गलत बनेंगे। तो कहता है कि यदि यश ने प्रत्येक सही प्रश्न बनाता है तो सही प्रश्नों पर 3 नंबर मिलते हैं और गलत प्रश्नों पर बच्चों 1 अंक की कटौती कर दिया जाता है। एक अंक को क्या कर दिया जाता है? कटौती कर दिया जाता है, तब बच्चों यश को 40 अंक प्राप्त होता है। तो यहां पर बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि यश ने कितने प्रश्न बनाए, तो एक सही प्रश्न और एक बच्चों गलत प्रश्न। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना कि सही प्रश्न बनाए गए, सही प्रश्न बनाए गए, सही प्रश्न बनाए गए प्रश्नों की संख्या बच्चों हमारा x और गलत प्रश्न बनाए गए प्रश्नों की संख्या बच्चों हमारा y। मान लिया कि यश ने जो प्रश्न बनाया, सही प्रश्न जो बनाया ना, उसकी प्रश्नों की संख्या बच्चों x है और गलत प्रश्नों की संख्या बच्चों y है। यश को 40 नंबर आता है और वो कब? जब 3 सही प्रश्नों पर उसे 3 अंक मिलते हैं और गलत प्रश्नों पर 1 नंबर की कटौती कर दिए जाते हैं। तो बच्चों सही प्रश्न से बच्चों अब क्या होगी? यश को जो है 40 नंबर प्राप्त होता है जब सही प्रश्न बनाए गए, सही प्रश्नों की संख्या पर बच्चों 3 नंबर मिलते हैं। तो उसने कितने प्रश्न बनाए? x और एक प्रश्न पर कितने नंबर मिलते हैं? 3। तब बच्चों हो गया 3x। गलत प्रश्न बच्चों y, तो बच्चों 1 में 22 से गुना कर दिया तो y यानी 3x माइनस y बराबर बच्चों हमारा कितना हो गया? 40। तब 3x माइनस y बराबर 40 समीकरण बच्चों हमारा 1 हो गया। अब बच्चों अब आप यानी सही प्रश्नों पर 3 अंक मिले और गलत प्रश्नों पर 1 अंक की कटौती कर दी गई। कटौती करने का मतलब मैथ में बच्चों माइनस होता है, तो 3x माइनस y बराबर बच्चों हमारा 40 हो गया। तो बच्चों समीकरण 1 हो गया। फिर क्या कहता है? यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती तो उसे 50 अंक मिलता। सही प्रश्नों पर बच्चों अब कितने अंक मिल रहा है? 4 अंक। तो 4x। गलत प्रश्नों पर कितने अंक की कटौती हो रही है? तो 2 नंबर, तो 2y, तो बच्चों कितना? 50 नंबर प्राप्त होता है। तो बच्चों समीकरण हमारा 2 हो गया। अब यहां पर ये समीकरण 1 और 2 को बच्चों हल करेंगे तो इसका गुणांक बच्चों हमारा 1 है और इसका गुणांक 2, इसमें बच्चों 2 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों हम लोग 1 से गुना कर दिए। तो समीकरण 1 गुने 2 माइनस 2 गुने 1, 2 से 3 दूनी 6x माइनस 2y 40 दूनी 80। फिर बच्चों 4x माइनस 2y बराबर बच्चों 50 प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 2y कट गया, 6 में 4 गया 2x, 80 में से 50 गया बच्चों 30, x बराबर 30 बटा 2 बच्चों कितना? 15। यानी x का मान, x का वैल्यू बच्चों हमारा 15 आ गया। अब यहां पर x का जो मान आया समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3x माइनस y बराबर 40। 3 गुने x का मान 15 माइनस y बराबर 40, माइनस y 40 माइनस 15 दिया 45, माइनस y बराबर 15 दिया 45, 45 में 40 गया तो माइनस 5, माइनस माइनस प्लस y बराबर बच्चों 5। तो x का मान 15 और y का मान बच्चों 5। तो सही प्रश्नों की संख्या बच्चों हमारा कितना? 15 और गलत प्रश्नों की संख्या बच्चों हमारा कितना? 5।
तो बच्चों कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या 15 + 5 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? तो कुल प्रश्न जो हो जाएंगे ना, कुल प्रश्न जो बनाए जाएंगे ना, उसकी संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यही बच्चों हमारी पहली। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग बच्चों रास्ता को कहा गया। ए और बी जो दो बिंदु है ना, ये बच्चों हमारा 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना बच्चों, ये हमारा 100 किलोमीटर है। कहता है अगर ये दोनों जो है एक ही दिशा में चलता है, कौन दिशा में चलता है? एक ही दिशा में जब चलता है ना, एक ही दिशा में चलता है, तो ये पी बिंदु पर जाकर मिल जाते हैं। कितनी समयों के बाद? तो बच्चों 5 घंटे के बाद। यानी एक ही दिशा में चलता है बच्चों के घंटा, 5 घंटा एक ही दिशा में चलता है बच्चों, के घंटा चलता है और वो 5 घंटा चलता है, तो वो पी बिंदु पर जाकर बच्चों मिल लेते हैं। तो यहां पर मान लिया कि माना कि ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 5 घंटे के बाद जो है ना, ये बच्चों ये p बिंदु पर जाकर a और b जो है दोनों के दोनों मिल जाते हैं। और वो कब? जब एक ही दिशा में चलता है तब बच्चों a द्वारा तय की गई जो दूरी होगी और वो बच्चों हमारा 5x किलोमीटर होगा, और b द्वारा जो तय की गई दूरी होगी और वो बच्चों 5y किलोमीटर होगा। तो अब यहाँ पर जब एक ही दिशा में गया तो 5x में से 5y को घटाकर बराबर बच्चों हम लोग 100 कर देंगे। तब इसके लिए मान लेते हैं कि माना कि बच्चों a की चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल बच्चों हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में चलता है और वो बच्चों के घंटा 5 घंटा। एक ही दिशा में चलने में, एक ही दिशा में जाता है तो समय बराबर बच्चों हमारा कितना होता है? 5 घंटा होता है। तो ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर बच्चों होता है हमारा चाल गुने समय। तो चाल बच्चों एक समय 5x किलोमीटर। फिर बच्चों बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर y गुने 5 बच्चों 5y किलोमीटर। तो प्रश्न से बच्चों ये जो है ना कौन दिशा में चलता है? एक ही दिशा में चलता है। तो बच्चों जब एक ही दिशा में चलता है तो इसकी इक्वेशन बनेगा 5x - 5y बराबर 100। तो बच्चों 5 कॉमन ले लिया, x - y बराबर 100, b बचे 100 बच्चों कट गया, तो x - y बराबर 20। समीकरण बच्चों हमारा एक हो गया। अब बच्चों क्या करता है? वह विपरीत दिशा में चलता है। विपरीत दिशा में चलने पर बच्चों समय, तो जब विपरीत दिशा में चलता है तो वह बच्चों 1 घंटा के बाद मिल जाता है। कितने घंटा के बाद मिल जाता है बच्चों? 1 घंटा के बाद। कब? जब विपरीत दिशा में चलता है तब बच्चों ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर बच्चों चाल गुने समय, तो बच्चों x गुने 1, तो बच्चों x किलोमीटर। फिर b द्वारा तय की गई दूरी बच्चों हमारा y गुने 1 बराबर y किलोमीटर। तो बच्चों a द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर और b द्वारा तय की गई दूरी बच्चों y किलोमीटर। कब? जब एक ही दिशा में चलता है तब। तो बच्चों एक ही दिशा में चलेगा, यानी ये इधर की ओर, यहां से इधर की ओर, तो यहां पर बच्चों दोनों का दोनों जो है मिल गया। एक घंटा चलता है, 1 घंटा यह भी चलता है, 1 घंटा यह भी चलता है। ये बच्चों x किलोमीटर गया तो ये बच्चों हमारा y किलोमीटर गया। अब यहाँ पर बच्चों दोनों का दोनों जाकर जो है ना मिल गया, मिलान हो गया वहां पर जाकर बच्चों। तो ये पुनः जब बच्चों कौन दिशा में चलेगा? विपरीत दिशा में चलेगा ना, तो दोनों को बच्चों हम लोग जोड़ देंगे, यानी x + y बराबर 100 हो जाएगा। जब बच्चों एक ही दिशा में चलेगा तो बच्चों उस कंडीशन में हम लोग घटा देंगे, लेकिन विपरीत दिशा में चलेगा ना बच्चों तो उस कंडीशन में हम लोग जोड़ देंगे। तो अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को बच्चों अब हम लोग हल करेंगे। 1 जोड़ दो, x - y बराबर 20, x + y बराबर 100, y कट गया 2x बराबर 120, 2 × 12 60, x बराबर बच्चों हमारा 60। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x - y बराबर 20, 60 - y बराबर 20, -y बराबर 20 - 60, -y बराबर -40, माइनस प्लस y बराबर बच्चों कितना? 40 आ गया। तो x का मान 60 और y का मान बच्चों 40।
तो x का मान 60 यानी a की चाल बच्चों हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल जो है बच्चों जो हमारा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यहाँ पर जो चाल जो हो गई ना हमारा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें मेन पॉइंट यही है कि वो जो कार जो चल रही है एक ही दिशा में चलता है और एक विपरीत दिशा में चलता है। जब बच्चों एक ही दिशा में चलता है तो वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे को मिल जाते हैं, तो इसलिए एक ही दिशा में चली गई तय की गई दूरी दोनों से बच्चों निकाल लेते हैं। और जब एक ही दिशा में चलता है ना तो बच्चों दोनों को घटाकर बराबर 100 करेंगे और जब बच्चों विपरीत दिशा में चलेगा ना तो दोनों को जोड़कर बच्चों 100 करेंगे। यही मात्र बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है। जो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कह रहा है एक आयत की बात आ रही है। एक आयत की जब बात बच्चों आता है ना तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत में बच्चों लंबाई और चौड़ाई होते हैं, जो कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है ना बच्चों वो हमारा मालूम नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग जो है ना वो मान लेते हैं कि एक आयत की लंबाई बच्चों हमारा x मीटर और चौड़ाई जो है ना बच्चों वो हमारा 22 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने माना कि आयत की लंबाई L बराबर x मीटर और बच्चों चौड़ाई b बराबर बच्चों जो है ना वो हमारा 22 मीटर है। ये आयत का क्षेत्रफल यानी a बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई x गुने बाई बच्चों x बाई वर्ग मीटर। अब कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बच्चों कम जाता है। 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम जाता है। कब? जब एक आयत की लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। 5 इकाई कम कर दिया जाए और 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो बच्चों नए आयत की लंबाई यानी L बराबर 5 इकाई बच्चों कम कर दिया। इकाई स्क्वायर इकाई में बच्चों तो हम लोग ने इकाई में ही ले लिया। अब नए आयत की लंबाई x माइनस 5 इकाई बच्चों हो गया, चौड़ाई 3 मीटर बच्चों बढ़ा दिया गया, इतना इकाई। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहने का मतलब बच्चों a लंबाई गुनी चौड़ाई x माइनस 5 इंटू बाई प्लस 3। तो बच्चों ये आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, तो दोनों को गुना कर दिया x वाई प्लस 3x 5 वाई माइनस 5 दिया 15, इतना इकाई स्क्वायर बच्चों हो गया, इकाई स्क्वायर। अब प्रश्न से बच्चों जो है ना कह रहा है एक आयत की लंबाई को 5 इकाई कम और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है। तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बच्चों क्या हो जाता है? कम जाता है। एक ही ना कहा, अगर नहीं पता चल रहा है कि ये दोनों में किसके बारे में कह रहा है, कौन बड़ा है, तो यहाँ पर खुद बच्चों देख लें, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बच्चों हमारा जो दिया हुआ है ना ये दोनों को आपस में गुना किया गया, ठीक है। और इसमें ये क्या किया गया? ज्यादा कम किया गया, ज्यादा क्या किया गया? आपको लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया गया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया गया। तो कितना का परिवर्तन हुआ? -5 प्लस 3 बराबर कितना? -2। माइनस में ना आया बच्चों, तो यही ना हमारा छोटा रहेगा। अगर ये प्लस में आता तब बच्चों देखा जाता कि ये हमारा बड़ा है, लेकिन यहाँ -5 और +3 को जब कैलकुलेशन किया तो बच्चों ये हमारा जो है ना ये माइनस में ही आया, इसलिए यही हमारा छोटा है और वो हमारा बड़ा है। तो बच्चों इसलिए xy प्लस 3ax यानी ये हमारा कम है। तो बच्चों xy में इसको हम लोग ने घटा दिया, क्योंकि पूरा मैथ कहता है कि जब भी बच्चों घटाने की बारी आए ना तो हमेशा हम लोग ज्यादा में से बच्चे कम को घटाते हैं। तो xy माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 9। अब चिन्ह को सबको बदल दिया, xy बच्चों कट गया, -3x प्लस 5y 9 माइनस 15 बच्चों -3x प्लस 5y 9 में से 15 गया -6, समीकरण बच्चों हमारा 1 आ गया। अब बच्चों फिर कहता है कि यदि आयत की लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, फिर गुना नए आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ा दिया गया, x प्लस 3 इकाई और चौड़ाई बच्चों यानी b बराबर 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी y प्लस 2 इकाई बढ़ा दिया गया। तो फिर बच्चों क्षेत्रफल में तुलना है, तो फिर आयत का क्षेत्रफल, तो फिर बच्चों क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो बच्चों x प्लस 3 इंटू y प्लस 2, xy प्लस 2x 3y प्लस 3 दूनी 6 वर्ग इकाई स्क्वायर बच्चों हो गया।
तो फिर पुनः बच्चों अब क्या है कि लंबाई को भी 3 बढ़ा दिया, चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दिया, तो 3 2 5, ये प्लस में ही ना आया, तो बच्चों बड़ा कौन होगा, ये बार वाला बड़ा होगा। तब इतना में xy + 2x + 3y + 6 में बच्चों xy को हम लोग घटाएंगे, तो क्षेत्रफल में कितने वर्ग इकाई की परिवर्तन कर रहा है, तो बच्चों 67 वर्ग इकाई की परिवर्तन कर रहा है, 67 वर्ग इकाई और बढ़ जाता है, तो बराबर बच्चों क्या कर दिया 67, यही तो दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब xy से xy बच्चों कट गया, अब 2x + 3y = 67 - 6, 2x + 3y = बच्चों 61, समीकरण हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों अब ये दोनों का हम लोग हल करते हैं, हल करने के लिए यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो बच्चों इसमें 2 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों हम लोग कैसे गुना कर दिया 3 से, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में बच्चों हम लोग 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 × 2 + 2 × 3, 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 छोटिया 18, बच्चों 6 कट गया 19y। अब 183 में से 12 बच्चों कट जाएगा, तो 171, y = 171 बटा 19, 19 नामा 81 बच्चों 9 आ गया। अब यहाँ पर y का जो मान है ना, इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर -3x + 5y = -3x 5y की जगह पर 9 = -3x - 6 9 × 45, -3x 45 6 बच्चों 51, या x बराबर बच्चों हमारा -51 बटा -17 तिया 51 बच्चों 17 आ गया, यानी x का मान 17, तो बच्चों x किसको माने हैं आयत को, इसलिए आयत की लंबाई l बराबर 17 इकाई बच्चों। फिर आपको चौड़ाई का मतलब b बराबर, तो b का मान बच्चों यानी y का मान बच्चों हमारा 9 इकाई, यही हमारा आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी आयत की बीमारी बच्चों मान।